आज हम लोग प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि प्लेसेंटा किस स्ट्रक्चर को कहते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इस फिगर में जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है हमारा, और ये बीच में ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसे वीडियो में भी देख लीजिए, ये रहा हमारा प्लेसेंटा, ये हमारा फीटस है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेसेंटेशन क्या है। तो प्लेसेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के निर्माण की प्रक्रिया को प्लेसेंटेशन कहते हैं। देखिए, प्लेसेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के यूटेरस में डेवलप होता है और बच्चे के जन्म के साथ ही यानी बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। और ये जो प्लेसेंटा है ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके डेवलपमेंट में दो अलग अलग इंडिविजुअल यानी कि माँ और फीटस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में मदर का भी रोल है और फीटस का भी रोल है। इसी वजह से प्लेसेंटा को यूनिक स्ट्रक्चर कहा गया है। देखिए, प्रेगनेंसी का जो 12वां वीक है इसको अगर मंथ में कैलकुलेट करें तो तीसरे मंथ में इस समय तक प्लेसेंटा के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो फीटस बनाता है जिसे फीटल पोर्शन कहते हैं, और एक वो पार्ट जो माँ बनाती है जिसे मैटरनल पोर्शन कहते हैं। अब सवाल ये है, पहले ये देख लीजिए, इस फिगर में देख लीजिए कि ये रहा फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा और ये है मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो अब सवाल है कि फीटस के साइड का प्लेसेंटा कौन बनाता है। तो द फीटल पोर्शन फॉर्म्ड बाय द कोरियोनिक विलाई ऑफ द कोरियन, मतलब फीटस के साइड का प्लेसेंटा कोरियन का कोरियोनिक विलाई बनाता है, और जो मैटरनल पोर्शन है इज फॉर्म्ड बाय डेसिडुआ बेसालिस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो उसका शेप पैनकेक जैसा हो जाता है। ये देखिए, ये पैनकेक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, और हमारा फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है। अब आते हैं प्लेसेंटा के फंक्शंस पे। तो प्लेसेंटा बहुत सारा काम करता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो प्लेसेंटा मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को फीटस तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है। प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड से ऑक्सीजन बच्चा को मिलता है और बच्चा के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस माँ के ब्लड में चला जाता है। तीसरा है एक्सक्रीशन। तो फीटस द्वारा उत्पन्न एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को भी प्लेसेंटा फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। प्लेसेंटा का जो अगला फंक्शन है वो है प्लेसेंटा एज अ बैरियर, मतलब ये बैरियर का भी काम करता है। देखिए क्या है ना कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड नॉर्मली कभी मिक्स होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। बच्चे का वेस्ट प्लेसेंटा को दे दिया जाता है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ले लिया जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, लेकिन माँ और बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता नॉर्मली। क्योंकि प्लेसेंटा की वजह से प्लेसेंटा एक बैरियर का काम कर रहा है। देखिए, हमारे पास एक मैटरनल सर्कुलेशन है और एक फीटल सर्कुलेशन है, और ये हो सकता है कि माँ के ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो फीटस के ब्लड में भी जा सकता है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है। चूँकि प्लेसेंटा एक बैरियर है तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ वायरसेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है।
जैसे कि एड्स वाला वायरस, जर्मन मिचल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो माइलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इन सभी के वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ये सभी बीमारियों के नाम हैं। तो जिस वायरस की वजह से ये बीमारी होते हैं वो सभी वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माँ के ब्लड में ये वायरस है तो बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये वायरसेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीटस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स और अल्कोहल और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिससे बर्थ डिफेक्ट हो सकता है वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में महिला को ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ को तो नुकसान पहुँचाएगा ही, साथ ही बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सब्सटेंसेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा की वजह से बच्चे को इम्यूनिटी भी मिलती है। एंटीबॉडीज़ भी माँ से फीटस को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये बच्चे को कई सारे रोगों से सुरक्षा देती है। अब प्लेसेंटा का जो अगला फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, जो फीटल सर्कुलेशन में ज़रूरत पड़ने पर रिलीज किया जाता है। ये जो प्लेसेंटा है ये एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है और बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। प्लेसेंटा द्वारा जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज होता है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हैज एक्शन सिमिलर टू एलएच यानी कि ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। तो ये एचसीजी क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट होने नहीं देता है। प्रेगनेंसी के कम से कम तीसरे महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट होने से बचाता है। एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिम्युलेट करता है कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम तुम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जारी रखो, क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होते रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और मिसकैरेज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए प्लेसेंटा एचसीजी सिक्रीट करता है। ये एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को भी बताता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बनाते रहो। और एचसीजी माँ को भी बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन कैसे? तो प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप वगैरह है ये बेसिकली एचसीजी को ही डिटेक्ट करता है। अगर माँ के ब्लड और यूरिन में एचसीजी है मतलब प्लेसेंटा बन चुका है। प्लेसेंटा बन चुका है मतलब इम्प्लांटेशन हो चुकी, प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो एचसीजी कंफर्म किया ना प्रेगनेंसी को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एचसीजी माँ को भी बताता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन भी बनाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती के महीने में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, लेकिन तीसरे महीने के अंत तक खुद प्लेसेंटा इतना डेवलप हो जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बनाने लगता है। और प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल यूटेराइन मायोमेट्रियम को रिलैक्स्ड रखता है और सर्विक्स को टाइटली क्लोज रखता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या क्या काम कर रहा है? तो एक तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, उसको टूटने नहीं देता। दूसरा, मेमरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए तैयार करने में हेल्प करता है। और तीसरा, बच्चे के जन्म के लिए माँ के शरीर को तैयार करता है। और अगला हार्मोन जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है वो है रिलैक्सिन। पहले कॉर्पस ल्यूटियम
रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, बाद में प्लेसेंटा रिलैक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है। और ये रिलैक्सिन क्या करता है, तो ये रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फेसिस के फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब प्यूबिक सिम्फेसिस को मुलायम करता है और यूटेराइन सर्विक्स को डायलेट करने में मदद करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। इसके अलावा प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन HCS या जिसे HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहते हैं, ये भी प्रोड्यूस करता है। और ये HPL हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए तैयार करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। CRH का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि CRH स्टेब्लिशेस द टाइमिंग ऑफ बर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दिस हार्मोन CRH डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है CRH का लेवल बढ़ता है, लेकिन अगर किसी महिला में CRH का लेवल अर्ली प्रेगनेंसी में ही हाई हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाता है। वहीं अगर किसी महिला में CRH का लेवल लो है तो उसका डिलीवरी उसके ड्यू डेट के बाद होगा। तो डिलीवरी का टाइम CRH पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि CRH डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्लेसेंटा से जो CRH प्रोड्यूस होता है, इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ये है कि ये कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये था पूरा प्लेसेंटल हॉर्मोन्स के बारे में। आपको ये याद रखना है कि HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये स्त्री में केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होता है। ये NCERT की लाइनिंग है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये क्या है, तो ये फिगर में देखिए, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बच्चे से जुड़ा होता है, इसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये लगभग 2 सेंटीमीटर वाइड होता है और लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं और सिर्फ एक अम्बिलिकल वेन होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है और सिर्फ एक अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल आर्टरीज के बारे में क्या है, तो देखिए, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज that carry deoxygenated fetal blood to the placenta। देखिए, ये है आर्टरी लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा को दे दिया जाता है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए, और एक अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड प्लेसेंटा से फीटस को पहुंचाता है। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज बच्चे की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई और प्लेसेंटा को दे दिया, और प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ली और एक अम्बिलिकल वेन वापस बच्चे की तरफ आई। तो यही था पूरा प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जो अम्बिलिकल वेसल है 3 है ना, याद रखिएगा कि टोटल 3 अम्बिलिकल वेसल है जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है और एक अम्बिलिकल वेन है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज है उसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर भी इसको आर्टरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी कोई वेसल ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज है ये ब्लड को फीटस
के हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसीलिए इसे हम आर्टरी कह रहे हैं। और जो एक अम्बिलिकल वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेन, लेकिन ब्लड इसमें ऑक्सीजनेटेड है, फिर इसे वेन क्यों कह रहे हैं? तो वेन की डेफिनेशन क्या है? जो ब्लड को हार्ट के पास लेके जाए उसे हम वेन कहते हैं। तो ये जो अम्बिलिकल वेन है ये ब्लड को टुवर्ड फीटल हार्ट ही तो लेके जा रही है, इसीलिए इसे हम वेन कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि अम्बिलिकल वेसल जो है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन, तो इसमें ब्लड किसका है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अम्बिलिकल वेसल में 100% फीटस का ब्लड है। माँ और फीटस का ब्लड मिक्स होता ही नहीं है, सिर्फ सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के थ्रू इधर से उधर जाते हैं। तो अम्बिलिकल वेसल में 100% फीटस का ब्लड है। मदर के ब्लड से तो सिर्फ सब्सटेंसेस डिफ्यूज कर रहा है, ब्लड तो फीटस का ही है। तो याद रखिएगा, माँ और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। और अम्बिलिकल वेसल में 100% फीटल ब्लड होता है। तो यही था प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।